साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 7 का विज्ञान प्रौद्योगिकी। यानी कि यहाँ पर हम आपको साइंस के जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे उनको सॉल्व कराएंगे, साथ ही साथ में जो करंट अफेयर साइंस के हिसाब से बन रही है उसको भी क्लियर कराएंगे, और जो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको भी साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो एक तरह से कॉम्बो क्लास होगी और आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, और एमपीपीएससी के लिए तो सोने पर सुहागा है, ये मान करके चलिए। ठीक है, साथ ही साथ हम आपको बता दें, आपको पता है अप्रैल आपका पूरा निकल चुका है, केवल मई और मई ही बची है आपके पास में। एग्जाम आपका 20 जून को होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मई में जिस तरह से देखा जा रहा है कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, तो कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा और आपका एग्जाम जो है ऑन डेट यानी कि 20 जून को आपका एमपीपीएससी प्री का एग्जाम होने वाला है। तो याद रखिएगा, अब आपके पास में समय बहुत कम बचा है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उतनी ज़्यादा तैयारी कीजिए। बाकी प्रैक्टिस के लिए सारी वीडियो हमारे चैनल पर दी गई हैं, आप जाकर के सर्च कीजिए सारी वीडियो, चाहे वो यूनिट 8 हो, यूनिट 7, यूनिट 10, सबकी प्रैक्टिस सेट की आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ में आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी पुरानी सारी वीडियो डली हुई वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम की लिंक भी दी गई है। साथ ही साथ में अगर टेलीग्राम की लिंक से आप नहीं जा पाते हैं तो सीधे टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर सकते हैं सक्सेस जंक्शन, वहाँ पर आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक नंबर डाल लेने हैं, और जितने भी नंबर आपके आते हैं वो नंबर आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, और जो भी नई चीज़ें आपको मिलती जा रही हैं उसको आपको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, फॉरेन हाइट में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। फॉरेन हाइट में पूछा जा रहा है, हम आपको हर एक पैमाने पर आपको मानव शरीर का ताप बता देंगे। ऑप्शन ए है 310, ऑप्शन बी है 37, ऑप्शन सी है 97, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 98.6। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि 98.6 जो है फॉरेन हाइट में मानव शरीर का तापमान होता है। तो बाकी के ऑप्शन दिए हुए हैं और बाकी पैमाने पर मानव शरीर का क्या तापमान होता है, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो मानव शरीर का फॉरेन हाइट में जो तापमान होता है वो 98.6 फॉरेन हाइट होता है। मानव शरीर का डिग्री सेल्सियस में तापमान बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिग्री सेल्सियस में तापमान होता है। और केल्विन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 310 केल्विन जो होता है वो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है केल्विन पैमाने पर। ठीक है, तो तीनों पैमाने पर आपको मानव शरीर का तापमान याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। यूनिवर्स की बात की जा रही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। ब्रह्मांड में एक सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ब्रह्मांड की बात की जा रही है, हम आपको ब्रह्मांड का भी बताएंगे, पृथ्वी का भी बताएंगे, और वायुमंडल में कौन सबसे ज़्यादा उपस्थित है, तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है, साथ ही साथ पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, और वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। लगभग 78% जो है नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। तो तीनों चीज़ याद रखिए, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, पृथ्वी पर ऑक्सीजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन। ठीक है, तीनों चीज़ याद रखिए, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है फलों का, ऑप्शन सी है जनसंख्या का, ऑप्शन नंबर डी है कोशिका का। तो बताइए साइटोलॉजी किसका अध्ययन है, चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। तो बाकी चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, आइए वो भी आपको बता देते हैं। देखिए साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं, और बैक्टीरिया के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी शैवाल के जो अध्ययन होता है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। साइटोलॉजी माने कोशिका, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी, और बैक्टीरिया के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अध्ययन जो हैं ये आपसे पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, तो ये आपका करंट का प्रश्न हो गया। ये सामने आपके करंट का प्रश्न आ रहा है कि यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सूची के दूसरे संस्करण में किस राज्य ने प्रथम स्थान लिया है, यानी कि शीर्ष पर कौन है जो भी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की सूची आई है। ये आपके एनवायरमेंट से संबंधित करंट अफेयर का प्रश्न बनेगा। ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सही आंसर सी, यानी कि महाराष्ट्र ने पहला स्थान लिया है इस सूची में। चलिए आपको इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। देखिए
तो अमेरिकी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की सूची के दूसरी रिपोर्ट अभी आई है, जो दूसरा संस्करण आया है, उसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला, यानी दूसरे पर कर्नाटक है और तीसरे पर तमिलनाडु है। ठीक है, इस सूची में भारत के शीर्ष 10 राज्य शामिल हैं। 10 राज्यों को जो है, शीर्ष 10 राज्यों को इस सूची में शामिल किया गया है अमेरिकी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की सूची में। ठीक है, अब देखिए ये है क्या, तो जिनमें एलईडी प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग की संख्या अधिकतम है। अभी एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है, तो आइए देखते हैं एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, इसका मतलब है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ठीक है, तो याद रखना एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, ये टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। देखिए, डीआरडीओ ने 3 महीने के भीतर कितने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बनाने का लक्ष्य रखा है। जैसा कि आपको पता है भारत में अब ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए डीआरडीओ ने 3 महीने के भीतर कितने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना तैयार की है। ऑप्शन ए है 400, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन नंबर डी है 1000। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 500 ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की यहाँ पर तैयारी कर ली है डीआरडीओ ने। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, डीआरडीओ ने पूरे देश में 3 महीने के भीतर पीएम केयर फंड के तहत 500 मेडिकल ऑक्सीजन बनाने की मतलब कि यहाँ पर योजना तैयार की है। और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो पीएम केयर फंड से पैसा आने वाला है। ठीक है, डीआरडीओ के अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न है, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है। ऐसा कौन सा पौधा जिसका फूल जो है सबसे छोटा होता है। ऑप्शन है वोल्फिया, ऑप्शन बी है रेफ्लेसिया, ऑप्शन सी है लेमना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि वोल्फिया नामक जो फूल होता है वो सबसे छोटा फूल होता है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं कि सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे छोटा फूल वाला पौधा वोल्फिया होता है, वहीं सबसे बड़ा फूल वाला पौधा कौन सा होता है, तो रेफ्लेसिया जो है वो सबसे बड़ा फूल वाला पौधा होता है। तो दोनों आपको याद रखना है, छोटा फूल तो वोल्फिया और बड़ा फूल बात करें तो फिर वो रेफ्लेसिया हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो देखिए, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा पाया जाता है आवर्त सारणी में, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए आपको ऑप्शन की ओर ले चलते हैं, फिर उसके बाद में इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, ऑप्शन है लिथियम, ऑप्शन बी है ओस्मियम, ऑप्शन सी है हीरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो चलिए आंसर देखते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं, कौन सा सबसे हल्का है, कौन सा सबसे भारी है और कौन सा सबसे कठोर है। आइए देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि लिथियम जो है वो सबसे हल्का तत्व होता है। देखिए, तो आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व लिथियम होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। सबसे भारी तत्व की बात करें तो ओस्मियम जो है वो सबसे भारी तत्व होता है, जिसका परमाणु क्रमांक जो है 76 होता है। वहीं सबसे कठोर तत्व जो है वो हीरा होता है, जो कि कार्बन का अपरूप है, और आपको पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन के बारे में हमने आपको बताया, सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 8, टीकाकरण के जनक यानी कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन माने जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि आपके एग्जाम में, इस बार आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। भारत ने भी वैक्सीनेशन में कदम बढ़ाए हैं, तो ये वैक्सीनेशन वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है बी, यानी कि एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। देखिए, तो टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। अब यहाँ से करंट अफेयर का क्या प्रश्न बनेगा, तो यहाँ से करंट का प्रश्न बनेगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि भारत में वैक्सीन को बनाने वाली अग्रणी कंपनी यानी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो वो है SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो पुणे में स्थित है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो भारत की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है और पुणे में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है Na2CO3, ऑप्शन बी है NaSCO3, ऑप्शन सी है NaCl, या फिर ऑप्शन नंबर डी है CaCO3। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। कई बार प्रश्न परीक्षाओं में आया हुआ है, आपको पता भी होगा। तो सही आंसर है ए, यानी कि Na2CO3 जो होता है वो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दें।
तो देखिए वॉशिंग सोडा जिसे धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, वहीं खाने के सोडे को क्या कहते हैं, तो देखिए याद रखिएगा, जो आपका वॉशिंग सोडा होता है उसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और जो खाने वाला सोडा होता है जिसे हम खाते हैं उसे सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, खाने के नमक का सूत्र की बात कर लें तो NaCl जो होता है वो खाने के नमक का सूत्र होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड उसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन अक्सर यही हो जाता है कि वॉशिंग सोडा और जो खाने का सोडा है इसके नाम में जो है कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो खाने वाला सोडा होता है उसे क्या कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए घरों पर खाना बनाने के लिए बाई लगा लेते हैं ना, तो खाना बनाएगी बाई तो हम खाएंगे, तो क्या होता है कि खाने वाला जो सोडा होता है उसमें बाई लगा दीजिए, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और धोने वाले सोडे में बाई नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 10, पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहलाता है पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में या सीधे वाष्प में बदलना। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं, जैसे ही आपको उदाहरण देंगे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखिए, तो किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर या फिर नेफ्थलीन की गोली को अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो कुछ देर बाद गैस बन करके उड़ जाती है। इसीलिए जब अपन घर पे पूजा करने के लिए कपूर लेकर के आते हैं तो मम्मी लोग कहती हैं कि कपूर को डिब्बे में बंद करके या फिर कागज में पैक करके रखिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है तो उसमें क्रिया होती है ऊर्ध्वपातन की क्रिया, और वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपका नेफ्थलीन की गोली होती है और कपूर होता है। नेफ्थलीन की गोली मतलब समझ रहे हैं, वो जो झिंगुर को मारने वाली व्हाइट कलर की गोली रख दी जाती है, कभी कभी लोग टॉफी समझ के खा जाते हैं ना, तो याद रखिए वो जो सफ़ेद कलर की गोली होती है उसे नेफ्थलीन की गोली कहते हैं, और वो भी जो है आपका ऊर्ध्वपातन का ही उदाहरण होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगे? अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा कि यूनिट 8 जो है आपका, यानी कि करंट अफेयर वाली जो वीडियो है वो रोज़ सुबह 7:30 बजे हम अपलोड करते हैं, जहाँ पर हम आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, मध्य प्रदेश की करंट अफेयर, स्पोर्ट जीके और जो भी नई घटनाएं हो रही हैं वो सारी हम आपको उसी एक वीडियो में कराते हैं, एनिमेशन और फोटो के माध्यम से। आज भी वो वीडियो अपलोड की गई है, जा करके जरूर देखिएगा। 4 मई करंट अफेयर के नाम से है, वो आपके MPPSC के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेसिकली वो MP के ही एग्जाम को फोकस करके बनाई जा रही है, क्योंकि उसमें MP के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो लगातार परीक्षाओं में आ रहे हैं। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।